कल हम लोगों ने ये देखा था नॉर्मली कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसका काल निर्धारण, उसके खोज एवं अन्वेषण, पुरातात्विक साक्ष्य किस तरीके से एकत्र किए, कौन कौन से स्थल इवैक्यूएट हुए, और हम लोगों ने यह भी देखा था कि ये कालानुक्रम में कहाँ पे व्यवस्थित है, वो किस प्रकार की सभ्यता रही है। तो एक बेसिक प्रेफेस हम लोगों ने देखा था, और कल के क्लास के आखिरी हिस्से में हम लोगों ने देखना शुरू किया था स्थल के बारे में कि कौन कौन से स्थल जो हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट स्थल ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ स्थल देखा था। अफगानिस्तान का जो स्थल हम लोगों ने देखा था वो दो देखे थे। वो दो थे आपके सुतगोई और मुंडीकाक। ज्यादा कुछ इसके बारे में हमें पढ़ने का जरूरत नहीं है। जब स्थल का डिटेल हम देखेंगे तो वहां पे देख लेंगे। फिर इसके बाद इसके स्थल पाकिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद कोटडीजी देखा हम लोगों ने, उसके बाद चहुंदड़ो देखा। हड़प्पा पंजाब प्रांत के अंदर रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के अंदर और सिंधु नदी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा उसी के आसपास में चहुंदड़ो और कोटडीजी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था किस तरीके से बलूचिस्तान में तीन स्थल विशेष करके, एक जो दास नदी के किनारे हम लोगों ने देखा था, और फिर जो सबसे एंड पार्ट और जिसको हम सुदको डेंगा बोलते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था फिर दो वहीं पे डाबाकोट और बालाकोट। फिर हम लोगों ने इंडिया का एक मैप प्रिपेयर किया था, और इंडिया के मैप के बेसिस पे हम लोगों ने भारत में जो पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए खुदाई में मिले हैं वो उसी के संबंध में आज हम डिस्कशन करेंगे। और आज का डिस्कशन का थीम रहेगा, वो मेनली वो बना लेता हूं थीम, वो स्थल संबंधी रहेगा। और दूसरा हम लोग उसमें देख लेंगे समय बचा करके कि किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, है ना, समझ पा रहे होंगे आप। फिर इस तरीके से आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक में विशेष रूप से व्यापार, और अलग से देख लेंगे हम कृषि व्यवस्था। तो ये चीजें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक में मुख्य रूप से धार्मिक ही देखा जाएगा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समझ सकते हो आप। तो इस सब का डिस्कशन करेंगे। जनजीवन देखेंगे विशेष रूप से थोड़ा बहुत, और आखिरी हिस्सा के रूप में उनके पतन के कारण, और लास्ट में जो कि हम कल के सेशन भी लेके जाएंगे वो कुछ इसमें विशेष न्यूमेरिकल का बिंदु। तो क्लियर है आप सबको? कल का क्लास रिकलेक्ट हो पा रहा है, याद आ रहा है कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे जुड़ा हुआ मैटर? तो कोशिश करते हैं कि फटाफट आप कवर करने की स्थिति में होंगे सारी चीजों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फिर से आपको मैप पे लेके चलूं, तो मैप पे अगर लेके चलूं तो चलो छोटा सा यहाँ से हम एक भारत का मैप यहाँ पे लेके चलें अगर, तो गुजरात से थोड़ा सा इधर ऐसे जाके और इसको हटा देते हैं ताकि हम मैप पे बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। स्टेट से मिलाने के लिए भी आ जाता है कई बार। देखेंगे यहां से तो थोड़ा सा ये पार्ट इधर लेकर के और ऊपर की तरफ इस तरीके से जाते हुए, और यहां से ऐसे और थोड़ा सा इधर अक्साई चीन वाला पार्ट को ले लेंगे, लंबा बॉर्डर निकालेंगे, और इधर से हम लेते हुए यहां से हम मिला लेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको इस तरीके से लेते हुए स्टेप फॉरवर्ड वे में हम बना लें। एक सिंबॉलिक मैप है ये, इसको हम ज्यादा थोड़ा सा इधर की तरफ हम पाकिस्तान वाला पार्ट को अभी हम इससे मिला के चल रहे हैं। सिंबॉलिकली हम आपको बता रहे हैं यहाँ से ये वाला पार्ट जो है हम राजस्थान के हिस्से में डालेंगे, ये पार्ट गुजरात होगा। यहां से नीचे इधर लिख देता हूं महाराष्ट्र होगा, ये राजस्थान रहेगा यहाँ पे, इधर ये पंजाब, यहाँ ये हरियाणा,
इधर से जुड़ा हुआ पार्ट जो यहाँ से ऐसे रहेगा वो पूरा हम यूपी के लिए जुड़ा हुआ यहाँ से देते हैं। उत्तराखंड हमें लेना नहीं है, बिहार इधर और बंगाल इधर तरफ कुछ ज्यादा है नहीं। इधर नक्शे में अगर समझने के लिए आप देखोगे भारत का, तो यहाँ पे आपका हिमाचल और हिमाचल से नीचे इधर उत्तराखंड और फिर इधर आपका बिहार नेपाल की तरह इधर झारखंड पश्चिम बंगाल का पार्ट, ये फिर नीचे उड़ीसा मध्य प्रदेश, नीचे कर्नाटका, इधर से आंध्र प्रदेश के नीचे तेलंगाना और वो सारा। तो इंडिया का मैप का ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए तब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहां कहां कौन कौन से स्थल विशेष रूप से यूजफुल है और आपको पूछा जाता है। तो अब पाकिस्तान वाले स्थल को भी मैं ले लेता हूं, कारण कि अपना एजेंडा है। तो हमने कल ये देखा तो नहीं था कि हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो आज का क्वेश्चन से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा आज के डिस्कशन से। तो चलिए, हड़प्पा कहां पे है? तो ये हड़प्पा पाकिस्तान वाला पंजाब जो है, पीपी लिख रहा हूं, पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा है। हड़प्पा आपको पता है रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे पाकिस्तान पंजाब। फिर से एक टेबल बना रहा हूं और यहां से इवैक्यूएशन में, खुदाई में क्या क्या चीज मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है आपसे। तो देखिएगा यहां से खुदाई में क्या क्या मिला है, तो एक एक करके आप याद करिएगा। सबसे पहले आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड में क्वेश्चन पूछेंगे वो क्या पूछेंगे, तो R37 समाधान वाला सवाल पूछा जाने का मुझे बहुत संभावना लग रहा है। और आपको बता दूं, मेरा गेस 66वीं बीपीएससी में बहुत तगड़ा लगा था, तो आप लोग मान के चलिएगा कि इस बार भी काम आएगा। हमने काली मंगल बिल्कुल गेस करके बता दिया था जो 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो R37 ये आपका एक समाधान का पैटर्न है, कब्रिस्तान है। यही पूछ देगा कि हड़प्पा में जो R37 पाया गया है वो क्या है, तो एक प्रकार का कब्रिस्तान है। ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में दोनों जगह कब्रिस्तान मिले हैं, लेकिन हड़प्पा के कब्रिस्तान में दफनाने का और मोहनजोदड़ो के कब्रिस्तान में ब्यूरियल्स का ट्रेंड मिलता है। R37 कब्रिस्तान ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात पूछा जाता है आपसे, हड़प्पा से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉपुलर है, जो सेक्स वगैरह भी कवर करता है, हर किसी किताब में होता है, वो होता है क्या कि श्रमिक आवास। कंफ्यूजन भी करवाता है इसमें, श्रमिकों के लिए अलग से आवास का ट्रेंड कहां से मिला है, हड़प्पा से। श्रमिक आवास ये हड़प्पा से मिला है। अन्नागार भी हड़प्पा से मिला है, ध्यान रखिएगा, अन्नागार हड़प्पा से मिला है, परंतु विशाल अन्नागार अगर होगा तो वो आपका मोहनजोदड़ो। छोटे छोटे अन्नागार, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे अन्नागार स्टोरेज, गार्नर स्टोरेज के लिए। और उसके बाद यहां से आपसे पूछा जाता है अन्न का भंडार, विशाल अन्नागार नहीं, छोटे छोटे अन्नागार, अन्न का भंडार। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो नई नई टाइप की चीजें हैं जो जनरली नॉर्मल किताबों में कवर नहीं होता वो करवा दो, कुछ नया पूछेगा। कांसे के फ्रेमिंग में दर्पण मिला है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे के फ्रेमिंग में दर्पण मिला है। अब उर्वरा के देवी के रूप में एक महिला के जननांग के पास से एक पेड़ निकलता हुआ और उर्वरा के शक्ति, उर्वरा के देवी जिसका नामकरण किया गया है, तो उर्वरा की देवी का प्रतिमा अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी आपको कहां करना है, तो ये भी आपको यहीं पे करना है। श्रमिक आवास, कांस्य दर्पण, उर्वरा देवी का प्रतिमा, अन्नागार इत्यादि ये आपका हड़प्पा से पाया गया है। हड़प्पा क्या है, तो वो पहली ऐसी स्थल है जहां से खुदाई के रूप में प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज होता है वहां खुदाई के रूप में सबसे पहले हड़प्पा का वर्णन आता है। और हड़प्पा के को खोजने वाले कौन है, अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग आंसर करते रहेंगे, तो हम थोड़ा सा उत्साहित महसूस करेंगे, ताकि आप लोग, हाँ बिल्कुल, अविनाश कल का हिस्ट्री क्लास का बैकअप कोशिश करूंगा करवाने का,
है ना। लेकिन अगर किसी तरीके से नहीं हो पाया तो दोबारा एक क्लास, कल का जो क्लास था बहुत इंपॉर्टेंट था वैसे, उसका करा दूंगा। और किसी से पूछा जाएगा डिफिकल्ट करके तो बैलगाड़ी, ये सब नहीं मिलता है जनरली किताबों में। रामशरण शर्मा डिटेल से पढ़ेंगे तो मिलेगा, आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, ज्यादा किताब मत पढ़े, हम कोचिंग वालों का यही काम है। और पूछेंगे तो यहां से ये भी देखिएगा कि बलुआ पत्थर से बनी हुई आदमकद प्रतिमा का भी यहां से आपको साक्ष्य मिलता है, लेकिन खंडित प्रतिमाएं रही तो उसको लेकर के विवाद है, इसलिए पूछा नहीं जा सकता है। लेकिन ये देख सकते हैं कि बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य की, इतना पॉइंट सफिशिएंट है मेरे प्यारे बच्चों। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहा है, आप लोगों में रुझान की कमी है, थोड़ा सा मैं आज हल्का सा एनर्जी के कमी से जूझ रहा हूं। बिल्कुल, हाँ ऐसे करते रहिए आप। दयाराम साहनी DRS, बिल्कुल। तो हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी, रावी नदी के तट पे पंजाब प्रांत में, और क्या क्या यहाँ पे मिला है क्वेश्चन में अभी तक, तो ये DRS दयाराम साहनी। क्लियर है, ज्यादा कुछ यहाँ से स्थल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पंजाब वाले हिस्से से निकल के हम आएंगे, मोहनजोदड़ो वाले हिस्से में आएंगे, पाकिस्तान वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसके अंदर वो है मोहनजोदड़ो। कई बार तो आपसे यही पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है ना। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी, RDB। मोहनजोदड़ो कहां पे? तो सिंध के लकराना प्रांत में, सिंधु नदी के किस तरफ, बाएं तरफ या दाएं तरफ? तो दाएं तरफ, सिंधु नदी के तट पे दाएं तरफ स्थित है। ठीक है, अब यहां कंफ्यूजन होता है, लिख देता हूं सिंधु नदी, सिंधु नदी, और यहां पे वही पाकिस्तान का शॉर्टकट में लिख रहा हूं। कौन सा प्रांत? तो आपका सिंध प्रांत, लकराना डिस्ट्रिक्ट, मोहनजोदड़ो। क्या क्या मिलता है इन शॉर्ट, इसको समझना मेरे प्यारे बच्चों बहुत उपयोगी भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले यहां क्या क्या मिला है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां छोटे छोटे अन्नागार है, दोनों विशाल, विशाल स्नानागार। अब विशाल स्नानागार से क्या पता चलता है? विशाल स्नानागार मिलने से मेरे प्यारे बच्चों हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो पवित्र स्नान वगैरह की कोई धार्मिक कृत्य रहा होगा, कोई धार्मिक कार्यक्रम रहा होगा उनका, जिसके लिए कम्युनिटी बात का प्रोसेस रहा होगा, है ना। ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, और मोहनजोदड़ो क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थलों में सबसे बड़ा नगर है। पिग्गट महोदय, एक नाम आता है पिग्गट, पिग्गट साहब, सर पिग्गट एक हिस्टोरियन पुरातत्वविद रहे हैं, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताई हैं। विशाल स्नानागार ये बताता है हमें कि वहां पे कोई रिचुअल बात का, कम्युनिटी रिचुअल बात का सिस्टम रहा होगा, इसी वजह से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद विशाल अन्नागार भी मिलता है। अन्नागार हम कहेंगे अन्न के भंडार को, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो आपको ध्यान रखना है ट्रिक के तौर पे कि दोनों ही विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मोहनजोदड़ो बताना है। तीसरा पॉइंट अगर प्यारे बच्चों अगर आपको यहां से याद करना चाहिए तो कांस्य मूर्ति, बलुआ पत्थर की मूर्ति की बात करें तो हड़प्पा, लेकिन तो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, स्टार कर दे रहा हूं, कांस्य प्रतिमा। कांसे की मूर्ति कहां से मिली है? और कांसे की मूर्ति वो किसकी रही है? तो नर्तकी की। कांसे की मूर्ति डांस के मुद्रा में रहा है प्यारे बच्चों,
तो नर्तकी की मूर्ति रही है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वो कहां से मिला है? तो ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। फिर इसके बाद आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में अभी तक कपड़े का साक्ष्य, बुने हुए कपड़े का साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिला है। माना जाता है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे बुने हुए कपड़े का साक्ष्य का भी प्रमाण मिला है। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर कर रहे हैं आप लोग। डेथ वैली, आशीष कुमार, मृतकों का चीला, अमरेंद्र कुमार, आदेवी, राखलदास बनर्जी, कंचन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए बुने हुए कपड़े की बात अगर करें, बुने हुए कपड़े, अगर बात बुने हुए कपड़े की हो तो हम कहां बोलेंगे? मोहनजोदड़ो में बुने हुए कपड़ों का। वैसे भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज के व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा होगा, तो हम वस्त्र उद्योग ही कहते हैं। वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत रहा था और इसकी मेसोपोटामिया, बेबीलोन से और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में व्यापार भी होता था और मेनली एक्चुअली सुदको डेंगर के थ्रू आप उधर मिस्र की सभ्यता से भी व्यापार हम करते थे। ऐसा साक्ष्य एकत्रित हुआ है। कहां कहां एकत्रित हुआ है? तो आर्थिक पृष्ठभूमि जब बताऊंगा वहां आपको बता दूंगा। अब पूछा जाएगा अगर, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक दाढ़ी वाले मनुष्य का भी प्रतिमा मिला है यहां से, है ना। ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में सारे आ जाते हैं, जिसको कि पुरोहित की मूर्ति कहते हैं। तो देखिएगा, जिसको पुरोहित बोला जाता है, दाढ़ी वाले बाबा, बाबा मत बोलो, मनुष्य लिखो, जिसे पुरोहित समझा गया और इससे अंदाजा लगाया गया कि जो कल्चर रहा होगा वो मंदिर नहीं मिले हैं, तो पुरोहितों का राज रहा होगा, डोमिनेंस रहा होगा, ऐसा मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। आपसे पूछा जाएगा तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैसे लौकिक परंपराओं का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिसमें आपका मूर्ति पूजा का कोई विशेष वहां से निकल के आए, लेकिन मूर्तियां मिली हैं। तो प्री हड़प्पन एज में अगर माने, पोस्ट हड़प्पन एज में माने, तो मूर्ति पूजा का भी आपको मान्यता रही होंगी, ऐसा माना जाता है। परंतु क्यों? तो क्योंकि वहां पे एक ऐसा मान्यता है कि पुरोहित की मूर्ति वो थी, तो उसके सहारे हम मान लेते हैं कि पुरोहित वर्ग का प्रादुर्भाव रहा होगा। सामाजिक दृष्टिकोण जब देखेंगे तो देखेंगे कि वर्ग विहीन था, कोई क्लास, कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ क्लास सिस्टम का एग्जिस्टेंस था। और वो अगले हिस्से में देखेंगे क्या मिला है, अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं। तो ये कि हमने देख लिया। हाँ, ध्यान रखिएगा, एक अगर आपसे पूछा जाए कि महाविद्यालय या विद्यालय शिक्षा स्थल, मेरा प्यारे बच्चों, तो शिक्षा स्थल का साक्ष्य भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। चले, आपको क्लियर हो गया। आपको बता दूं कि आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। थोड़ा बहुत आइडिया पाकिस्तान वाले हिस्सों से हम चनहुंदड़ो का लेंगे और ज्यादा का जरूरत हमें है नहीं। चनहुंदड़ो का थोड़ा सा यूज हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उससे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज ज्यादा कोई रोल है नहीं। तो चनहुंदड़ो का देख लेंगे तो हम सिर्फ यही देखेंगे प्यारे बच्चों, मनका और आभूषण, और यहां से स्त्री सज्जों का कुछ चीजें मिला है, कंघा, लिपस्टिक, है ना। आपको ध्यान हो कि कंघा, लिपस्टिक इत्यादि मिलने से आपको यहां से दिमाग में ये चीज आना चाहिए। सॉरी मैंने लिखा नहीं, तीसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा एनर्जी का अभाव है, लेकिन चलिए आप काम चलाइएगा। चनहुंदड़ो अगर आपसे पूछें तो कौन से प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है। सारा क्लियर होना चाहिए, कहां है? पाकिस्तान में है। अगर मान लो गलती से आपसे पूछ दिया जाए, जिसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन गलती से पूछ दिया जाए
तो आप क्या बोलोगे? तो मैके इसके खोज करता है, मैके एवं मजमूदार को भी बोला जाता है, तो मैके ही जनरली उत्तर में किया जाता है, इसके खोज करता है। यहां से विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मन का एक प्रकार का ये पत्थर तराश के बनाने का, चमकीला किस्म का वस्तु निर्माण करने का एक ट्रेंड था, जिससे मनकों का निर्यात भी किया जाता था और व्यापारिक वस्तु है ये। मनके बनाने का, कंघा, लिपस्टिक, समझ रहे हैं बात को, और काजल इत्यादि, पाउडर, मतलब स्त्री साजो श्रृंगार के सामान का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो यहां से। और उसमें क्या मिला है? तो कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, एक्सेट्रा कर लो। स्त्री साजो सामान का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? चनहुंदड़ो। अब हमें ज्यादा कोड डीजी के विषय में बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी नोट्स जो आपको उपलब्ध कराए हैं उसमें कोशिश किए हैं कि कुछ कुछ डाल दिया जाए, ठीक है। बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है कोड डीजी का जानने का। चले आगे बढ़े। फिर भी अगर हम इसको चाहें अगर देखना तो देख सकते हैं। सवाल क्या क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों इससे? तो सबसे पहले तो यही बनेगा कि चनहुंदड़ो है कहां? दोस्त तो आप बोलिएगा पाकिस्तान में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चनहुंदड़ो किस नदी के तट पे बसा हुआ है? उत्तर करेंगे आप क्या? फटाफट बताइए तेजी से, उत्तर क्या होना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा आपका सिंध प्रांत के अंदर, और सिंधु नदी के बाएं या दाएं, तो बाएं छोर पे मनके बनाने का कारखाना यहां से मिला है। और क्या मिला है? स्त्री साजो सामान की वस्तुएं। तो कौन से प्रांत में स्थित है कि नहीं है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां से पूछता है चनहुंदड़ो से, वो देख ही लीजिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया, मैं स्टार लगा रहा हूं, जो स्टार लगा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पदचिन्ह का, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पदचिन्ह का साक्ष्य मिलता है। बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ते का पदचिन्ह बहुत बार दूसरे स्टेट पीसेस में पूछा गया है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पदचिन्ह, कुत्ते का पदचिन्ह यहां से मिला है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, यहां से हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो मृदभांड कल्चर का, तो मृदभांड के मामले में यहां से तो लाल कलर का और कहीं कहीं काले कलर से उस पर पेंटिंग किया हुआ, पेंटेड पॉटरी, और जनरली कलर्स में रेड पॉटरी भी आपको कई जगहों से प्राप्त हुए हैं। वो जनरली पूछा नहीं जाता है कहां कहां से, सीधा यही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे हमें मिले हैं कलर के मृदभांड पोट्री, क्ले पोट्री। अब एक और हम क्यों छोड़ना ही नहीं चाहिए, और वो क्या बच गया आपका इंपॉर्टेंट में? तो इंपॉर्टेंट में बच गया सूतका डेंगर, गेंजर बोलते हैं, सूतको गेंजर। कहां है ये? तो ये है आपका बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे? तो दाश्त बोलते हैं बलूचिस्तान में। ये कौन सा पार्ट है? तो सबसे ज्यादा आपका वेस्टर्न पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के फाइंडेड एक्सपेंशन का, अभी तक ज्ञात एक्सपेंशन का। पूछा जाए कि यहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो व्यापारिक साक्ष्य मिले हैं। यहां से मोहरें मिली हैं बहुत ज्यादा संख्या में, और उन मोहरों पर ऐसा रहा है कि आपको बेबीलोन की सभ्यता का दिखाई दिया है, और उसमें एक्चुअली जो वहां से नाम मिला है, क्या मतलब नाम तो पढ़ा नहीं गया वहां से, लेकिन जो वहां बेबीलोन के सभ्यता में पता पड़ा है, तो मेलुहा नाम एक वर्ड है, उससे व्यापार का करने के बारे में जानकारियां मिलती है। तो सुमेरियन सभ्यता के थ्रू लिपि को पढ़ लिया गया है, तो डिसिफर्ड लिपि है, ओल्डेस्ट एंशिएंट। तो आप कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्या नाम का इस्तेमाल करते थे? तो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करते थे। सूतको डेंगर में क्या था? तो बेबीलोन से व्यापार, ये व्यापारिक केंद्र के रूप में था, यहीं से व्यापार होता था, जैसा कि आपको बताया था यहाँ पे, इधर एग्जैक्टली, और यहाँ पे ये ऐसे करके आपको फिगर बताया था, ये यहाँ पे, यहाँ मांदा और यहाँ आलमगीरपुर,
और महाराष्ट्र में यहाँ ऐसे करके बना था त्रिभुजाकार 13 लाख वर्ग किलोमीटर का, वो सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो सूदकोट एंगर के बारे में भी चर्चा हम कर चुके हैं, चनहुंदड़ो के बारे में चर्चा कर चुके हैं, हड़प्पा का चर्चा कर चुके हैं, मोहनजोदड़ो का चर्चा कर चुके। तो हम पाकिस्तान से अब निकल जाए, पाकिस्तान में रहने का जरूरत नहीं है ज्यादा देर तक। तो हम कहाँ आते हैं, अब आते हैं इंडिया वाला पंजाब। तो क्लियर है यहां तक? याद कैसे करेंगे, कॉन्सेप्चुअली याद करिए। अगर जैसे ही आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक साक्ष्य कहां से मिला है, बेबीलोन से व्यापार का, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बोलते हैं, तो आप क्या उत्तर करेंगे? सूदकोट एंगर, बलूचिस्तान, द्रास नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए कि साजो सज्जा, स्त्री साजो सज्जा, चनहुंदड़ो उत्तर करेंगे। बिल्ली का पीछा करता हुआ वाला पैटर्न हो चनहुंदड़ो के लिए। और मन का अलग अलग इसलिए करा रहा हूं, आपको नोट्स देंगे ना, वो रिटन फॉर्मेट में होगा, गद्य शैली में होगा बिल्कुल। 4 नंबर नहीं समझे? सूदकोट एंगर जो है बलूचिस्तान प्रांत में दास नदी के किनारे एक स्थल है, उसमें वहां से मेसोपोटामिया से व्यापार का साक्ष्य मिला है, बहुत सारे मोहरे मिली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चले आगे बढ़े। और अगर आपसे यही पूछ लिया गया, सपोज कर लेते हैं, जनरली पूछा नहीं जाता है, तो यहाँ पे मार्क स्टीन नाम दीजिएगा। हम लोग स्टीन ही याद करते हैं सिर्फ। स्टीन इसके खोजकर्ता थे, सबका खोजकर्ता जनरली नहीं पूछता है, अगर पूछेगा तो मैचिंग कराने में 2-3 भी याद होगा तो मैचिंग हो जाता है आपका। क्लियर है यहां तक? इंडिया वाले पार्ट में हम आ जाए या कोई दिक्कत है? आया जाए इंडिया वाले पार्ट में। तो चलिए इंडिया वाला पार्ट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो हमें पंजाब से कौन कौन सा हिस्सा पढ़ना है। तो पंजाब से जनरली ज्यादातर हमें रोपड़ के बारे में ही जानना चाहिए, और रोपड़ ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली पंजाब से हमें। तो अब चलिए हम रोपड़ के बारे में जान लें कि रोपड़ है कहां। तो रोपड़ आपका पंजाब में है, और रोपड़ से हमें क्या मिला है देख लीजिएगा एक बार के लिए। सबसे पहले रोपड़ किस नदी के किनारे है, क्लियर है? चलिए मिटा दें इसको प्यारे बच्चों, छापना तो जरूरी नहीं है आपके लिए, मत छापो, काम चल जाएगा। या छाप रहे हो तो ठीक है, लिखने से याद भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हड़प्पा देखा, हमने मोहनजोदड़ो देखा, है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, यहां से ध्यान रखिएगा 1-2 चीज मैं बोल रहा हूं, आप सुनते चलिएगा, कि अगर आपसे पूछा जाए चनहुंदड़ो के विषय में, तो आप ध्यान रखिएगा कि चनहुंदड़ो औद्योगिक केंद्र के रूप में रहा है, मनका बनाने का कारखाना मिला है विशेष करके यहाँ से, और बटखारा वगैरह का पे भी काम होता था यहाँ पे। तो कई बार यही पूछा जाता है, मनके का कारखाना, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे ना, कॉन्सेप्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। बात माप तौल, जनरली 16:1 का माप तौल में ये लोग चलते थे, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 16:1 के माप तौल में चलते थे। हम आर्थिक पृष्ठभूमि लेंगे, उसमें संभवतः इन चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि चनहुंदड़ो से आपको वृत्ताकार नहीं, बक्राकार ईंट, इसलिए फिलर करवा दे रहा हूं कुछ में कि मुझे तीसरे क्लास में सब करवाना नहीं पड़े। सारी जगह ना घनाकार ईंट थे या बक्राकार ईंट था, मतलब ऐसे ऐसे शेप में ईंट बना हुआ, मुड़ा हुआ, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ ईंट का साक्ष्य मिलता है। कहां से? चनहुंदड़ो से। एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं, अभी तक हमने पढ़ा इसके अवशेष के बारे में। तो प्राप्त साक्ष्य के बारे में सबसे पहले देखा हड़प्पा, हड़प्पा से बाहर निकले हम लोगों ने देखा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से बाहर निकले हम लोगों ने देखा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष में कांसे की मूर्ति की बात हो गई, एक पुजारी की प्रतिमा मिला है, और पशुपतिनाथ शिव भी यहीं से मिले हैं। देखिए छूट ही रहा था,
क्योंकि क्या होता है, इतनी फाइंडिंग्स है कि कहीं कहीं रह जाता है, इसीलिए आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। आज नोट्स हमारे टाइपिस्ट सेल से निकल के मेरे पास आ गया है, क्योंकि नोट्स हम फ्रेश डिजाइन करवाए हैं कुछ कंटेंट और रिच करते हुए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार बीपीएससी अपना मूड बदले और बहुत अंदर से घुस के भी फैक्ट पूछना शुरू करे, जैसा प्राय यूपी पीसीएस पूछा करती है। तो मुझे ऐसा डाउट है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने की वजह से, देख रहे हैं ना, कट ऑफ 160 बार वगैरह क्रॉस करना, 70% से ऊपर सब कट ऑफ जाना, ये इंडिकेट करता है कि अगर पेपर आउट नहीं था तो आपका पेपर का लेवल बहुत स्तरहीन रहा है। अतः उम्मीद किया जाएगा आगे से कि खास करके हिस्ट्री सेक्शन को और साइंस सेक्शन को थोड़ा सा यूपी पीसीएस के लेवल पर लेके जाए। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि बात मैं मजाक में कर रहा हूं, तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहीं से निकल के आएगा कि अब औद्योगिक केंद्र के रूप में आपको चरहुंदड़ों का डिस्कशन कर ही दिया, मोहनजोदड़ो से आपको बता ही दिया यहाँ पे कि सूती कपड़ा वाला कहानी हमने मोहनजोदड़ो में ले ही लिया, बहुत बढ़िया। दाढ़ी वाले बाबा जिनको पुरोहित बोला गया, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति का ऐसा एग्जाम्पशन लिया गया, महाविद्यालय का साक्ष्य, कुछ भी छूटने की स्थिति में रहना चाहिए, सब कुछ आपको याद करा दिया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां से किसी प्रकार का मतलब एक राजकीय भवन का अवशेष जैसा कुछ नहीं मिला है, जिसको दुर्ग बोला जाता है, फोर्ट्रेस का, तो आप क्या नाम लीजिएगा, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो के उत्खनन से कोई भी दुर्ग का ऐसा नहीं मिला है। जनरली यहाँ क्या रहे थे, नगरीय नियोजन में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी भी समझ लो, जनरली नगर दो हिस्सों में बटे होते थे। ऊपरी हिस्से में दुर्ग रहता था, यानी कि वहां पे जो दुर्ग यानी कि जो शासक वर्ग का परिकल्पना तो नहीं किया जाता है, बट उच्च सम्राट वर्ग के लोग रहते होंगे जिनके हाथों में नियंत्रण होगा, और निचले हिस्सों में आम सामान्य जन जीवन का जो यानी आम जन का रहने का स्थान, दो हिस्सों में नगर बटे हुए थे, एक्सेप्ट धौलावीरा। तो यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है, धौलावीरा नगर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, एक ऊपरी दुर्ग का हिस्सा, एक मध्यम व्यापारिक वर्ग हिस्सा और एक आम जन जैसा हिस्सा बटा हुआ था, और वो भी आपका सेपरेटेड बाउंड्री बाल से बिल्कुल। तो ये आपका याद रखने वाला पॉइंट बनता है कि चहुंदड़ो में कोई भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता है। ये वो सब फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो जनरली आपको लुसेंस वगैरह में कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको यहाँ बता दिया। अब आगे हम यहाँ से बढ़े, चहुंदड़ो का डिस्कशन कंप्लीट करते हुए, तो चले। अच्छा, दूसरी बात, इंडिया वाला आप शुरू करने से पहले ये जाने जो सबसे ज्यादा है हम वहीं से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे ज्यादा आजादी के बाद सबसे ज्यादा इवैक्यूएटेड प्लेसेस, स्थान कहां पे मिले हैं, तो गुजरात में। तो क्यों ना हम सबसे पहले गुजरात से डिस्कशन स्टार्ट करें, क्योंकि गुजरात और राजस्थान एग्जाम के दृष्टिकोण से और हरियाणा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद गुजरात। क्लियर है यहां तक? पाकिस्तान वाले स्थलों में फटाफट तेजी से अगर मैं आपको रिकॉल करा दूं, तो तेजी से रिकॉल करने के लिए कुछ फैक्ट्स और साक्ष्य की बात अगर करें, तो हड़प्पा के ध्वंसावशेष जिसको बोलते हैं, ध्वंसावशेष से हमें क्या क्या मिलता है। देखो, चार्ल्स मेसन वाला याद रखना, सबसे पहले शुरू कर दिया था 1826 में बात करना। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया। उसके बाद क्या होता है कि हड़प्पा के खोज में वहां से 2 टीलों का पता चलता है, और टीलों से हमें क्या मिलता है, तो 887 समाधान कब्रिस्तान का नाम दिया गया, उससे कब्रिस्तान का पता चलता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से उल्लेख युक्त मोहर हमें मिलती है, उससे कंफर्म होता है कि ये आपका व्यापारिक सभ्यता रही होगी, और यहीं से आपको स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरा देवी बोला गया है। उसके बाद थोड़े बहुत अगर बात करें यहां से, तो आपको जो कवर करने वाली बात है वो ये होना चाहिए कि हड़प्पा में उर्वरा देवी का शेप क्या था, तो उनके पेट से आपका निकलता हुआ पौधा जो दिखाया गया है, जो जताता है कि वहां धरती का, पृथ्वी का, मातृशक्ति का पूजा किया जाता होगा उर्वरा देवी के रूप में। अतः ये समाज मातृशक्तात्मक रहा होगा। फिर आगे सुनते जाइएगा बिल्कुल आराम से। उसके बाद आगे देखेंगे तो आपका आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में अर्थ होता है मृतकों का टीला। राखलदास बनर्जी का नाम याद रखिएगा यहाँ से। सिंध-पाक नकराना जिला याद रखिएगा यहाँ से। पाकिस्तान याद रखना है अपने को। 1922 याद रखना है यहाँ से अपने को।
विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार यहीं से आपको याद रखना है। पुरोहितों का विद्यालय यहाँ से आपको याद रखना है। पुरोहित का प्रतिमा मिला है, आदिशिव का प्रतिमा मिला है जिसे पशुपतिनाथ का नाम दिया गया है ना? समझ में आ रहा है बात? और समकोण पे काटती हुई सड़कें, नगर नियोजन, ग्रिड सिस्टम की अगर बात हो तो भी यहाँ पे आगे भी रिपीट होगा ये सारी चीजें। ग्रिड सिस्टम पे सड़कें का सबसे पहले अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलना शुरू हुआ था। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थलों में माना गया है। और बताइए दिया आपको कि यहाँ से काशी मूर्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। योगी पुजारी, पशुपतिनाथ शिव, सूती कपड़े का अवशेष इत्यादि प्राप्त हुए हैं। और अभी अंतिम स्तर पे भी मोहनजोदड़ो में कुछ कुछ खुदाई अभी जारी है, लेकिन पाकिस्तान बेचारा गरीब देश कहाँ करवा पाता होगा अन्वेषण ज्यादा इन चीजों का, है ना? गीली मिट्टी पे कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। इसका इससे पता चलता है कि उनका शिल्प भी विकसित था। गीली मिट्टी कपड़ा के इस्तेमाल से कुछ शिल्प और कलाकारी के काम भी करते थे। उस शिल्प वगैरह मिलना ये बताता है मेरे प्यारे बच्चों कि नगरीय सभ्यता जो रही थी वहां पे वो पनपी होगी। तो अब चलिए थोड़ा सा और एक बार रिवीजन का दौर चल ही रहा है तो चौंधरों के बारे में भी 4 लाइन बोल ही दे। मनका बनाने का कारखाना मिला है यहाँ से। कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। पदचिन्ह सौंदर्य प्रसाधन के रूप में कई चीजें प्राप्त हुई है। एकमात्र पुरातात्विक स्थल ऐसा है जहां से कोई दुर्ग नहीं मिले हैं और वक्राकार ईंटों का प्राप्ति स्थल रहा है। उसके बाद अब यहाँ से बात करें तो ज्यादातर आपका सूटको डेंगर के विषय में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। दास्क नदी सबसे पूर्वी हिस्सा आपको पढ़ना है। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान आपको पढ़ना है। बेबीलोन से व्यापार का केंद्र आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है गुजरात। हम आ जाते हैं भारत में। तो गुजरात में कौन कौन से स्थल हम पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे लोथल। तो लोथल के विषय में आपको जानना चाहिए, ठीक है? 4-5 जो बातें आपको स्थल के बारे में याद कराया, सबको याद हो गया? बोल के याद कराया, लिख के याद कराया, रिपीट करके याद कराया? बिल्कुल अविनाश, मिड में मार्केट था जिसको हमने बताया है कि सामान्य व्यापारिक वर्गों का निवास स्थल था और मार्केट में रहते थे। ऊपर फोर्टिस था और नीचे आम जन थे। रंगनाथ राव बिल्कुल सही है। लोथल का अन्वेषक का नाम है रंगनाथ राव। चावल के साथ से स्वाति मिश्रा, बहुत बढ़िया। मोदी जी के बारे में, मोदी जी कहां से आ गए जी? क्लियर है? यहां तक याद है? गुजरात वाला शुरू करे करना। तो गुजरात के खुदाई में मोदी जी तो बाद में निकलेंगे ना, आज के 2000 साल बाद, 1000 साल बाद जब सत्ता का पतन होगा। तो जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल कहाँ है? गुजरात लिखने का जरूरत नहीं है। भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद के नजदीक है। वर्तमान अहमदाबाद के नजदीक है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। लोथल एक बंदरगाह शहर रहा होगा। लोथल क्या रहा होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर के रूप में लोथल का पहचान रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोथल रिकॉलेक्ट कर पा रहे होंगे। अंदर यहाँ पे है, भोगवा नदी के किनारे, समुद्र किनारे लोथल नहीं है, भोगवा नदी के किनारे है। यह भी उम्मीद करते हैं कि आप एग्जैक्टली नक्शे पे लोकेट कर पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब गुजरात जैसे यहां से ऊपर थोड़ा सा हम चले गए और यहाँ लेके आना चाहिए था थोड़ा सा। तो ये जो कैम्बे की खाड़ी है ना यहाँ पे, उसके नजदीक अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव। याद रख लीजिएगा, लोथल और रंगनाथ राव। पूछा जा सकता है मैच कराने के लिए, लोथल भोगवा नदी, रंगनाथ राव। लोथल क्या था? तो एक बंदरगाह था। तो लोथल क्या था? मानव निर्मित बंदरगाह। सबसे पहले मानव निर्मित बंदरगाह का साक्ष्य भी मिला है वहां पे, जिसको डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा भी बोला जाता है बाद में, क्योंकि गोदीबाड़ा क्या होता है? डॉकयार्ड, जहां पे गाड़ियां लगती थी बड़ी बड़ी। गाड़ियों से यहां तात्पर्य है जहाज से। और उसके बाद यहाँ पे चावल का साक्ष्य यहां से मिला है। चावल की भूसी मिली है, चावल का साक्ष्य सबसे पहले यहां से
सिंधु घाटी सभ्यता में। और उससे पहले नौपाषाण क्रांति में मेहरगढ़ का भी चर्चा आता है, कंफ्यूजन मत कर लीजिएगा। सिंधु घाटी में अगर बोला जाए चावल के साक्ष्य तो आपको लोथल करना है, और ओवरऑल चावल का साक्ष्य अगर पूछा जाए तो यूपी वाला मेहरगढ़ करना है। ठीक है, बिल्कुल, पोर्ट एट लोथल, बिल्कुल बिल्कुल सही, एट भोगवा रिवर रंगनाथ। ठीक है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। माधु चौहान थोड़ा सा फीवर के सिचुएशन में रहा, और आई थिंक मैं थोड़ा सा डर गया था कि इतना वीकनेस फीवर अचानक से कैसे आया, बट फिर वैक्सीनेशन करने वालों ने मुझे पहले बता दिया था कि वैक्सीन के बाद ये सिम्टम्स बहुत नॉर्मल हैं, 1-2 दिन। एक बार तो लगा कल मैं अपडेट करके लीव कर दूं, लेकिन फिर लगा कि संडे तो हम नॉर्मली छुट्टी रखते ही हैं, तो नहीं रखते हैं इस बार छुट्टी। चावल के साथ मिले, शतरंज का खेल इस बार एग्जाम में आ सकता है, स्टार शतरंज का खेल का साक्ष्य मिला है लोथल से। अब व्यापारिक जगह था, बिजनेस व्यापार होता होगा, समृद्ध लोग रहते होंगे, तो खेल वेल की तरफ ध्यान दे, जानवरों से जुड़ा हुआ खेल वगैरह का साक्ष्य भी रहा है। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, और भी कई जगह अग्नि वेदिकाएं मिलेंगी, लोथल में भी मिली हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये आप कम से कम ये चीजें तो याद कर ही लीजिए। अब अगर आप मान लेते हैं यहां से पूछा जाए कुछ और विस्तार देने के लिए चीजों को, तो अग्निकुंड और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आपको पढ़ाएं कैसे, कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, अगर घोड़े का अवशेष पूछे, अगर घोड़े का अवशेष पूछे तो आप क्या करिएगा? में है कौन सा जगह? यही गुजरात का जगह है सूतकोटा। और अगर घोड़े की मूर्ति पूछे तो दोस्त आप बताएंगे लोथल। मेरे कई सारे मित्र जो भी पीसीएस में अलग अलग राज्य में अधिकारी हैं, वो भी गलती करते रहे हैं, हम भी गलती करते थे अपने टाइम पे। घोड़े का अगर साक्ष्य अस्थि पंजर पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर करना है सूतकोदा। और अगर दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे घोड़े का मूर्ति का साक्ष्य कहां पे मिला है प्यारे बच्चों, तो आपको उत्तर क्या करना है? लोथल। समझ रहे बात को? लोथल उत्तर करिएगा। अब ट्रिपल ड्यूरियन की बात हुई, देखियो युग्मक समाधान बोलते हैं उसको, 3 युग्म समाधियां, ट्रिपल पेड ड्यूरियन बोलते हैं इसको। ये कहां मिला है? लोथल में। तीन युग समाधियां, घोड़े की मूर्ति, अग्नि वेदिकाएं अर्थात अग्निकुंड, शतरंज का खेल, चावल का साक्ष्य, गोटीवाड़ा, मानव निर्मित बंदरगाह, पोर्ट। क्लियर है दोस्त? सबको क्लियर है यहां तक? लोथल से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देगा या कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? और गुजरात का इंपॉर्टेंट, लोथल के बाद आपसे पूछता हूं, आज आपकी पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ाया जा रहा हूं, तो आप बताइए लोथल के अलावा गुजरात का कोई याद आ रहा है आपको? बिल्कुल, धौलावीरा। और कौन कौन याद आ रहा है दोस्त? एक साथ बोल दीजिए, इधर लिख दूंगा। लोथल, धौलावीरा और सूतकोदा। बिल्कुल, रोपड़ नहीं, रोपड़ स्वाति पंजाब में, रोपड़ पंजाब में। ठीक है, चलिए, तो हमने 3 आप सबसे ही निकलवा लिया। आप सबसे निकलवाते हैं ना तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप ही कर रहे हो।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए अब हम चर्चा कर देते हैं सूत कोटा। सूत, और इधर लिख देता हूं एडवांस में, बहुत सारे स्थल हैं पढ़ने के लिए, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार लोथल को मैं रिपीट कर दूं तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे लोथल की खोज सर्वप्रथम रंगनाथ राव साहब ने किया था। अब लोथल नगर को लघु हड़प्पा भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक नगर बड़ा नगर था, लघु हड़प्पा भी बोला गया कि हमारे पास जो बचा सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें से सबसे ज्यादा इन्वेंशन लोथल में हुआ है। तो ऐसा लगा लोगों को कि हमारे तरफ का यही हड़प्पा है, यानी हमारे तरफ यानी इंडिया के तरफ का लघु हड़प्पा नाम इसे दे दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे ईरान पर्सियन व्यापार डॉकयार्ड था, समझिएगा। डॉकयार्ड था तो क्योंकि फिनिश कर रहा हूं, डॉकयार्ड था तो कहां से व्यापार होता होगा, यही लिख देता हूं। ईरान से व्यापार का बृहद साक्ष्य यहाँ पे भी मिला है, वही मेसोपोटामिया वाली सभ्यता का, मुद्राएं भी मिली है। ठीक है ना। तो क्लियर रखिएगा माइंड को कंसेप्चुअली, कभी भूल भी जाए तो आप वहां से कलेक्ट कर लेगा। चावल का साक्ष्य मिला है, घोड़े की मीन मूर्ति मिली है, 3 युगल समाधियां मिले हैं, डॉकयार्ड मिला है ना। और लोथल और धौलावीरा दोनों जगह पे ना, यहाँ लोथल है यहाँ धौलावीरा है। धौलावीरा में तो आपको पहले बता ही चुके हैं कि 3 तरीके से विभाजन था नगरों का, लेकिन लोथल में जो नगरीय विभाजन था ना वो सील्ड था, बिल्कुल ऊपर टॉप का नगर बिल्कुल कवर्ड था, नीचे का नगर बिल्कुल कवर्ड था। यानी कि ऐसा माना जाता है कि व्यापारिक नगरी रहा होगा, धन धान्य से परिपूर्ण रहा होगा, तो हो सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया होगा। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए, मान लो कि कहां पे मिला है हमें गढ़ी और नगर दोनों, गढ़ यानी कि दुर्ग और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए, तो आप बताएंगे लोथल और धौलावीरा उत्तर के रूप में दोनों। अब हम यहां से निकलते हैं और सूत कोटा की बात करें, कोई दिक्कत? सूत कोटा की बात करें तो सूत कोटा की बात करेंगे तो एक कच्छ जिला में स्थित है, गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है, कोई दिक्कत? ये आपका अहमदाबाद के पास, ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। अब यहां से यह नगर जो रहा है ना विशेष करके, यहां इसका अलग क्या है? अब मुद्दा ये बनता है कि इसमें पूछे जाने वाला सवाल जो है ना बस यही है कि घोड़े की अस्थि पंजर और कलश वाली समाधि, समाधि जो रहा उसमें कलश का व्यवहार किया गया। 3 तरीके से बनेंगे। ट्रिपल ब्यूरियल वाली बात गुजरात में भैया खून खराबा हुआ, एक साथ बहुत सारे लोगों को पैक कर दिया गया, तो करके ध्यान रखिएगा, याद रखने में मदद मिलता है इन चीजों से। तो क्या हुआ कि ट्रिपल ब्यूरियल वाली बात, फिर कलश के साथ समाधि गुजरात के ही सूत कोटा में, घोड़े का अस्थि पंजर सूत कोटा में, ज्यादा कुछ यहाँ पे पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्लियर है। गुजरात से निकले, नहीं सॉरी धौलावीरा रह गया है। तो धौलावीरा में सबसे पहली चीज कि धौलावीरा एक्चुअली में किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नदी से नहीं, ये भी सब भी कच्छ के रन में है, ये भी कच्छ के रन में है और ये भी कच्छ के रन में। अब बोलो कच्छ के रन कहाँ है? तो गुजरात यहाँ पे है, थोड़ा सा ऐसे दिखाता और थोड़ा सा इसको ऐसे लेता तो ये कच्छ का रन वाला पार्ट है। धौलावीरा कच्छ के रन में है। धौलावीरा प्रसिद्ध क्यों है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी खोज सबसे पहले पूछेंगे आपसे। अब तो देखो सूत कोटा, और ज्यादा आप याद भी नहीं रख सकते हो कौन के किसका खोज किया है, तो ध्यान रख लीजिएगा बस इतना सा कि धौलावीरा कच्छ के रन में स्थित है। ये प्रसिद्ध है 3 हिस्सों में वर्गीकृत दुर्ग के लिए, बहुत ही उन्नत जल निकासी के लिए, बहुत ही उन्नत जल निकासी। जल निकासी का सबसे उन्नत प्रबंध जो है वो धौलावीरा में पाया जाता है।
बिष्ट साहब, आर.एस. बिष्ट साहब ने जल निकासी पैटर्न का पूरा खोज किया था। और दुखद चीज ये रहा है कि यहाँ से जो कुछ एक शिलालेख मिला है जिसमें लिपि से 10 भाव चित्रात्मक लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो रही है भाव चित्रात्मक रही है, उसको पढ़ा नहीं गया है। तो एक शिलालेख मिला है 10 अक्षरों से अंकित, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, एक शिलालेख। पूछ सकते हैं, डिटेल पूछे तो यही सब पूछा जाता है एक्चुअली प्रीलिम्स में, यही आप फिल कर दो। तो 3 हिस्सों में ऊपरी दुर्ग, मध्य दुर्ग और निचली दुर्ग, ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, नोट्स में मैटर लिखा हुआ है। ऊपरी दुर्ग, मध्य दुर्ग और निचली दुर्ग, धौलावीरा, कचकिरण, उन्नत जल निकासी, आर.एस. बिष्ट साहब। इंपॉर्टेंट है नाम इसलिए, इंडियन हिस्टोरियन है, फेमस हिस्टोरियन है, और इन्होंने ही पहली बार उन्नत जल निकासी का ब्यौरा दिया था। कलश समाधि को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छी बात है, अच्छा चीज पूछा आपने नीरज। कलश समाधि का कल्चर है जो एक्चुअली में 2 बातें हैं। एक तो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, थोड़ा समय लूंगा, आपने पूछा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्सेस सिंधु घाटी सभ्यता का अंतर को समझिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जब भी शव दफन किया जाता था, खास करके उच्च कुलीन वर्गों का, तो उनके साथ या जैसे जिसका जो स्टेटस है उसके हिसाब से बहुत सारा सोना, चांदी, साजो सज्जा, सामान इत्यादि सब कुछ रख करके और ब्यूरल किया जाता था, और उनका मान्यता था कि ये चीजें जाकर के उनको ऊपर में मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को बताया गया कि भाई उसी सभ्यता का एक पदचिन्ह है, हिस्सा है, जिसने विरोधी से तो होने की बात बोली थी विलियम जोन्स साहब ने, फिर वहां पे देखा डी कौशाम्बी साहब ने, तो उन लोगों ने ये लॉजिक दिया था, उसके काट यहां से बनता है कि यहाँ तो समाधान या तो हुआ है तो प्लेन हुआ है, या कहीं हुआ है तो बहुत ही न्यूनतम वस्तुओं के साथ। और कलश वाले समाधान को लेकर के जो हिस्टोरियन में 2 मत है। एक कलश वाले समाधान से मत है कि कोई इनका रिचुअल रहा होगा कुछ विशेष प्रकार के, और मिला कहां से है, तो सूत कोदा से मिला है। सूत कोदा से का इसलिए मिला है कि यहाँ ईरान से घोड़े का व्यापार होता होगा। ज्यादा घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो थे, घोड़े का व्यापार होता था, तभी घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। तो व्यापारिक नगरी रहा होगा, तो व्यापारिक नगरी रहे होने से क्या रहा होगा कि हो सकता है कि यार ब्रेस्ट क्लास उधर मिले हैं, तो यहाँ पे एक अलग पृष्ठ कल्चर डेवलप हुआ होगा, ईरान के सभ्यता से इन्फ्लुएंस हुए होंगे। ईरान में तो बहुत सारा सोना, चांदी, धन, धान सब कुछ डाल के बेड़े कर दिया जाता होगा, तो हो सकता है कि वहां से थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर के एक कलश, और कलश में कुछ वस्तुओं को रख करके और समाधान करने की परंपरा अपना ली गई होगी। क्योंकि जब 2 जगहों के बीच, 2 स्थान के बीच, 2 ज्योग्राफी के बीच व्यापार होता है, तो व्यापार के साथ साथ संस्कृति और समन्वय की चीजें भी एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से आप इससे ज्यादा समझना चाह भी नहीं रहे होंगे। क्लियर है? 3 हिस्सों के लिए क्या? पूर्ण समाधान, अर्थ समाधान और कलश समाधान, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। 3 हिस्सों में नगर बसे हुए थे, इसका कारण क्या रहा होगा? तो धौलावीरा में ऐसा होने का कारण रहा होगा कि हो सकता है कि वहां पे समुद्र के किनारे से जल विभीषिकाओं का सामना करना पड़ता होगा, तो ऊपरी हिस्सा जिसमें कि बिल्कुल आपका प्रशासन के क्लास थे, कंट्रोलिंग ऑथोरिटीज, दुर्ग था, राजकीय लोग थे, तो वो सबसे ऊपर थे, और बिजनेस व्यापार का जो मेन सेंटर था मध्य और निचले में एकदम आम जनजीवन का था। तो हो सकता है ऐसा, खास करके डी कौशाम्बी साहब ने भी ऐसा, सॉरी आर.एस. शर्मा साहब ने भी ऐसा लिखा है कि धौलावीरा का इसका एक कारण हो सकता है। ये सारा स्पेकुलेशन का विषय वस्तु है दोस्तों। जब भी आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो ये चीजें, क्योंकि कुछ लिखित साक्ष्य तो है नहीं, तो अपने अपने हिसाब से चीजें लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने धौलावीरा देख लिया, ईरान से घोड़े का व्यापार होता था, ये चर्चा चला, जो डिस्कशन का डिटेल में तो आ ही गया। सूतकोदा में घोड़े का साथ, अब भूलोगे नहीं कभी। सूतकोदा है कहां पे? तो यहीं पे है।
यहां से कनेक्शन ईरान से बना लेना, पाकिस्तान यहाँ पे, उसके बाद इधर ईरान, तो यहां से आप आओगे तो यहां से ऐसे व्यापार होता था, ठीक है, फारस की खाड़ी के रास्ते अरब सागर के थ्रू। तो क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से धौलावीरा में मेनली याद रखने वाली बातें हैं उन्नत जल प्रबंधन, जल निकासी, और आरएसबी साहब ने बोला था 3 हिस्सों में बचा हुआ और 10 अक्षरों से अंकित एक शिलालेख जो कि पढ़ा नहीं गया है, 10 चिन्हों वाला भाव चित्रात्मक शैली था, इसलिए हमने अक्षर लिख दिया है ना, भाव चित्रात्मक शैली थी। ठीक है, आगे आ जाए। अब हरियाणा वाला राखी गढ़ी बनावली ले लें और राजस्थान वाला कालीबंगन ले लेते हैं, ठीक है। एनर्जी की बड़ी कमी लग रही है आज, लेकिन चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। बताइए, राजस्थान वाला ले लेते हैं पहले। चलो, राजस्थान की बात करें तो हम कौन कौन सा लेंगे? मुख्य रूप से एक ही पढ़ लो, यहाँ पे बहुत है, कालीबंगन। और हरियाणा का लेंगे तो कौन कौन सा लेंगे? बनावली और राखी गढ़ी। भगवानपुर में ऐसा कुछ है नहीं, लिख सकते हो, बस याद कर लेना, इसमें भगवानपुर भी एक जगह है हरियाणा में। बनावली, राखी गढ़ी, ठीक है। चलिए, अब फटाफट हम इसको फिनिश करते हैं। तो अब आप बनावली की बात करें, क्लियर है यहां से, और हम राखी गढ़ी की बात करेंगे। सबसे पहले ये तीनों देखो, 3 तरीके से सवाल आएगा। सवाल आएगा कौन से राज्य में स्थित है, कौन सा स्थल है, कहां से क्या मिला है, मैच जाने के लिए कौन किसके खोज करता है, ठीक है। तो चलिए, आपके कमेंट से क्लियर है कि चलो हमने समझा पाया। नीरज ओके, वेरी फाइन। स्वाति मिश्रा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इट्स टू गुड। आप चिंता नहीं करें, कभी भी किसी टॉपिक में कोई कॉन्सेप्चुअल बातें आए मैं छोड़ भी दूंगा, पॉसिबल है, क्योंकि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं लेना है और बीपीएससी के जो मेंस है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमें शॉर्टकट भी नहीं लेना है और हम बहुत डिटेल में भी नहीं फंसेंगे। कारण कि हिस्ट्री अगर आपका जीएस में होता तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन जीएस में मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री है नहीं। आपको समझ रहे हैं बात को? हिस्ट्री नहीं है। राखी गढ़ी और बनावली का चर्चा कर ले हम। तो राखी गढ़ी कौन से नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? घग्गर। और कालीबंगन भी घग्गर, तो याद रख लीजिएगा। सर पीडीएफ कल डाल देंगे, मुझे यकीन है एक से क्लास का और जरूरत पड़ेगा। आप बोलोगे तो आज शाम में भी डाल सकते हैं, थोड़ा प्रूफ रीडिंग कर लेंगे। कुछ गलत मैटर मतलब, क्योंकि मैं चेंज करवाया हूं, पिछला पीडीएफ मेरा बहुत छोटा था, सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत छोटा पीडीएफ था, थोड़ा बढ़ाया हूं, तो स्टैटिस्ट को दिया था कुछ मैटर ऐड करने के लिए, तो माइट भी। तो सबसे पहले तो आपसे पूछता हूं, आपसे नहीं पूछता हूं तो मजा नहीं आता है। बनावली और राखी गढ़ी दोनों बता दीजिएगा साथ साथ, किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइए, राखी गढ़ी और बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से। राखी गढ़ी घग्गर और बनावली। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है पहले बताइए? सरस्वती जी, बहुत बढ़िया। सरस्वती के सामने जी लगा ही देते हैं हम लोग, भाववश, भक्तिवश। तो बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा में, क्लियर है। और इसके अन्वेषक खोजकर्ता कौन रहे? बताइए, इसका आंसर कौन करेंगे? इसके अन्वेषक, खोजकर्ता आरएस बिष्ट साहब ही। आरएस बिष्ट ने धौलावीरा भी खोजा, बनावली भी खोजा। आरएस बिष्ट, इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल इत्यादि को छोड़ दिया जाए तो 2-3 जगह आरएस बिष्ट साहब आ जाएंगे। आरएस बिष्ट साहब ने खोजा। बनावली में क्या क्या मिला प्यारे बच्चों? फटाफट जल्दी निपटा देता हूं।
तो बनावली में मिट्टी के हल यानी कि टेराकोटा, टेराकोटा भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, टेराकोटा बोलते हैं पकी हुई मिट्टी। के हल, ध्यान रखिएगा, जूते हुए खेत का साक्ष मिला है कालीबंगन में। कालीबंगन राजस्थान और किस नदी के किनारे? घग्गर। और यहां पे एक हमने लिखा नहीं, राखीगढ़ी, सॉरी, राखीगढ़ी भी किस नदी के किनारे? तो घग्गर। अब कालीबंगन में मिला है जूते हुए खेत का साक्ष, ये हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान में। लेकिन आपका ध्यान रखने वाली बात है कि बनावली में क्या मिला है? तो टेराकोटा, टेराकोटा वाली यानी खिलौना वाला हल, याद रहेगा आपको। अब इधर हम देखते हैं, अगर सपोज करते हैं कि हमें राखीगढ़ी पढ़ना है, तो सबसे पहले याद करो सबसे बड़ा भारतीय स्थल हड़प्पा कालीन भारतीय स्थल, कल भी बता दिया था। राखीगढ़ी हरियाणा, घग्गर नदी के किनारे, और तांबे के कुछ उपकरण के साक्ष्य मिले हैं वर्तमान में। इसलिए बताया जाता है कि हो सकता है, देखो जहां तांबा मिल रहा है ना, वो आपका प्रारंभिक हड़प्पा चरण है, और जहां कांसा मिल रहा है वो विकसित हड़प्पा चरण है। ध्यान रखना, 3 चरण में हड़प्पा है और एक पद्मोन्मुख हड़प्पा चरण है। तो खैर इस डिटेल में आपको नहीं लेके जा रहा हूं, यूजफुल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समझदार बनिए, क्योंकि मेंस देंगे अगर 67वीं का, तो वहां मेंस में सिलेबस नहीं है। जीएस पेपर 1 के अंदर में आपको 3 क्वेश्चन दोस्त करना होगा। वो 3 क्वेश्चन में एक आर्ट एंड कल्चर से होगा, एक होगा आपका विद्रोह से, और एक क्वेश्चन करेंगे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से। बात खत्म, ये सिलेबस है हिस्ट्री का मेंस के लिए, और फिल्म्स के लिए उस बहुत डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। टेक्निकली ना हमें शॉर्टकट अपनाना है और ना हमें लॉन्ग कट जाना है, मध्यम मार्ग बुद्धम मार्ग अपनाइए। सिलेक्शन का सार यहीं पे छुपा हुआ है। बनावली आपको बता दिया। अब इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझाना चाहूं, तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ पे 3 प्रकार के प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव के आपको मिले हैं, आपको बता ही दिया। अब टेराकोटा मिला है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोहनजोदड़ो में ग्रिड सिस्टम था, यहां स्टार सिस्टम था, यानी सड़कें स्टार पर काटती थी, सड़कें स्टार तरीके की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया पीसीएस में आपका सवाल पूछा जा चुका है, टीएन पीसीएस में। अब इसलिए पूछा क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है, इस पे रिसर्च भी चल रहा है कि इतना फर्क रहा, और ग्रिड सिस्टम ही है एक तरीके से, लेकिन ग्रिड स्टार नुमा ग्रिड बनाया, इसका कारण क्या रहा होगा? बनावली से देखो क्या होता है कि टेराकोटा मिलता है, तो टेराकोटा मिलना आपका प्री हड़प्पन एरा के बारे में बताता है। लेकिन वहीं पे विकसित हड़प्पा एरा की बात करें तो यहां से आपको मुहरें मिली हैं, यहां से भी मिली है बहुत सारा। तो तीनों हड़प्पा एरा का बात इसमें बनावली में रहा होगा। भगवानपुर के बारे में ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है आपको, रंगपुर के बारे में जान सकते हो, गुजरात वाला एक छूट रहा था हिस्सा, आपको इसमें मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और अब हम यहाँ पे अगर आते हैं कालीबंगन को, अगर और डिटेल से अगर हम एक्सप्लेन करें, तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे जूते हुए, ये आया था आपका, मैंने स्टार्ट किया था पिछले बार, सीधे सीधे क्वेश्चन पड़ गया था यहां से एक 66वीं पीसीएस के अंदर में। पश्चिम दिशा में दुर्ग वाले टीले पर संदर्भ सत्ता का साक्ष्य मिला है। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ है, गला भी पेन कर रहा है, आप एंड करूंगा क्लास को, लेकिन एक सवाल जो इस बार आ सकता है वहीं से एंड करूंगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आएगा अगर कहीं से उठाया सवाल तो। बीपीएससी रिपीट करती है, कच्ची ईंट से बनी
जुते हुए खेत के साथ परंतु आड़े तिरछे। सीधे जुते हुए खेत नहीं थे, आड़े तिरछे जुते हुए खेत थे। कच्ची ईंटों का साथ मिलता है। काली बंगन का मतलब होता है चूड़ियां, काले कलर की चूड़ियां सबसे पहले मिली थी यहाँ से, इसलिए इसका नाम काली बंगन दिया गया था। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में भवन पक्की ईंटों के बने हुए थे, परंतु कालीबंगन में कच्ची ईंटों के बने हुए थे, इसलिए इसको प्री हड़प्पा एरा का साक्ष्य माना गया, यानी कि पहले सैंडव संस्कृति इंडस सिविलाइजेशन के इनिशियल फेज के साक्ष्य के रूप में माना गया है। दो तरीके से यहाँ भी बटे हुए थे, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से में विभेद ये था मेरे प्यारे बच्चों कि पश्चिमी हिस्से को अब यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिलता है। इसी को लोग कह देते हैं कि भूकंप पतन का कारण है, वहां मैं आपको पढ़ा दूंगा मोटा मोटी तौर पर। राखी गढ़ी आपको मैंने बता दिया, दायमाबाद से ज्यादा कुछ है नहीं, पढ़िएगा। रथ का साक्ष्य मिला है, वो आगे बता दूंगा। यहाँ दायमाबाद है आपका आलमगीरपुर। तो आज का क्लास कोशिश करता हूं कि मैं फिनिश कर दूं। आपसे माफी चाहूंगा कि एनर्जी लेवल थोड़ा सा आज डाउन रहा, बट हमने कंटेंट आज काफी कवर करने का प्रयास किया। जहां आपने रिक्वायरमेंट जताई वहां आपको समझाया। थोड़ा सा